तेहरान से मशावरत करके टीम वापस आई है। ये यस के साथ आए हैं अमेरिकन के लिए या नो के साथ आए हैं? IRGC उनके अफेयर्स पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखती है। 47 ईयर्स ईरान की आवाम को तकरीबन घास ही खिलाई है। ट्वीट आ जाती है IRGC की तरफ से कि किसी इडियट के कहने पे हरमुज नहीं खुलेगा। कैस्पियन सी वाला रूट है ईरान के पास। ईरान कैस्पियन सी से अपनी एक्सपोर्ट जारी रख सकता है। ये ब्लॉकेड इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अमेरिका को ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को आग लगाने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद ब खुद ड्राई हो जाएंगी और उनसे ऑयल निकलना बंद हो जाएगा। जंग है वो रुकी नहीं है, मिसाइल्स नहीं मारे जा रहे। इकोनॉमिकली तो ईरान को डैमेज किया जा रहा है। आप जो मिसाइलों से डैमेज कर सकते थे उससे ज्यादा तो आप ब्लॉकेड के जरिए डैमेज कर रहे हैं उसे। अगर वो चाहे भी तो मेरे ख्याल है उनके वो बड़े क्लिप विंग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सहाफ़ी को, वैसे सहाफ़ी कभी साबिक नहीं होता। वंस अ जर्नलिस्ट इज़ ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। नैयर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डेली टाइम्स और ट्रिब्यून और हेरल्ड में लिखते रहे हैं। अब भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे इनकी बहुत ग्रिप है। हालिया ईरान अमेरिका वॉर में मेरा इनका बहुत इंटरेक्शन हुआ है। मैंने इनसे बहुत फीडबैक लिया है, बहुत इनपुट लिया है और इनके ये पॉपुलर ओपिनियन से बिल्कुल अलग ओपिनियन इनका वॉर पे रहा है। जो पाकिस्तान का पॉपुलर ओपिनियन है, नैयर खान उस पॉपुलर ओपिनियन के साथ नहीं है। लेकिन मैंने तो इस प्लेटफॉर्म से, आपको पता है, पहले अहमद कुरैशी साहब को भी लिया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। वन साइड ऑफ द पिक्चर लोगों के आगे रखना लोगों को गुमराह करना है। जब तक लोगों के सामने पिक्चर की दोनों साइड्स नहीं होंगी, अवाम बेहतर राय जो है वो नहीं बना सकते। तो मैंने नैयर खान साहब को आज अदर साइड ऑफ द पिक्चर या डेविल्स एडवोकेट के तौर पे बुलाया है। मुझे उम्मीद है ये कुछ कम कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा बोल्डनेस दिखाते हुए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नैयर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नैयर खान साहब, इराकची साहब दोबारा पाकिस्तान आए ओमान से, क्यों? जी जी। वाई? अब ये तो एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि जो मेरे ख्याल है किसी के पास नहीं है, इस सिवाय इसके कि डिप्लोमेसी का जो प्रोसेस है उसको वो जारी रखे हुए हैं। और उसके बाद जाहिर है वो आगे गए हैं, रूस गए हैं। कुछ समथिंग इज कुकिंग अप जो आएगी, सामने बात आएगी। लेकिन मसला जो सबसे बड़ा ये है वो ईरान में जो है कंसेंसस नहीं है। ईरान में एक क्लियर डिवीजन नजर आ रही है वहां पे। और अगराची साहब और जो कि इस वक्त उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे भी तो मेरे ख्याल है उनके वो बड़े क्लिप विंग हैं। इस वक्त जो चल रहा है वहां पर जो यानी आप समझे कि जो फरमान चल रहा है वो इस वक्त अहमद वाहिदी साहब का चल रहा है। IRGC जो है वो इस वक्त उनके अफेयर्स पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखती है। तो अब अगराची साहब की एज अ मैसेंजर क्या क्या गुफ्तगू हुई है, ये तो इसका तो नहीं कहा जा सकता क्या है। लेकिन सिवाय इसके कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो अभी तक जारी हैं। हम सिर्फ अभी इसको इतना ही वो कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। नहीं, पर देखे ना, वो पाकिस्तान से वो ओमान गए, उनकी टीम तेहरान चली गई। वो वापस आए, टीम भी तेहरान से वापस आ गई। तो समथिंग इज इम्पोर्टेंट कि टीम तेहरान गई, जो उनके साथ पहले आई हुई थी, उसने तेहरान में मुशावरत की, वो टीम भी वापस आई, वो भी वापस आए। दिस इज सिग्निफिकेंट। नहीं, ये तो वही अंडरलाइन करता है ना कि कोई यानी कि कोई वो किसी अथॉरिटी के साथ नहीं आए, उनको इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ रही हैं तेहरान से। ये तो यही अंडरलाइन करता है। और जनरल वहीदी क्या चाहते हैं? देखिए, असल में इस वक्त जो IRGC है दैट इज बिटवीन डेवल एंड द डीप ब्लू सी। उनका डायलेमा ये है कि उन्होंने जो उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उस पर 47 ईयर्स ईरान की आवाम को तकरीबन घास ही खिलाई है। ठीक है, अब तो मामला काफी बिगड़ गए हैं।
अब अगर वो अपने हाथ से ये इसको फॉरसेक कर देते हैं, अपने हाथ से यूरेनियम दे देते हैं, हवाले कर देते हैं अमेरिका की मंशा के मुताबिक, तो उनके जो रजीम की जो पॉपुलेशन का सेगमेंट रजीम की तरफ है, और सबसे बढ़कर जो आईआरजीसी है, उसको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आईआरजीसी जो है वो इस वक्त उसका डायलेमा ये है कि अगर वो ये भी करती है तो भी मरती है, और अगर लड़ाई जारी भी रखती है तो भी मरती है। मेरा ख्याल है इस वक्त जिस पॉलिसी पे वो लोग अमल कर रहे हैं वो स्कॉच अर्थ वो है पॉलिसी है कि जिसमें आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन ने खुद इक्तदार छोड़ने से पहले तेल के कुओं को आग लगा दी थी। तो इस वक्त उनकी पॉलिसी ये है कि अगर कल को कोई लिबरल गवर्नमेंट आ जाती है ईरान में, तो फिर वो भी हुकूमत ना कर सके। ईरान फिर इक्तिसादी तौर पे इतना कमजोर हो जाए कि फिर किसी के अगर मेरे बस में, यही सद्दाम साहब की भी यही पॉलिसी थी ना, सद्दाम हुसैन की, कि अगर उनको नहीं पता था कि मुल्क में अगर वो तेल के कुओं को आग लगा देंगे तो उससे नुकसान इराक को होगा। ठीक है, हुक्मरान आते हैं जाते हैं, मुल्क तो रहते हैं ना, मुल्क के वसाइल तो मुल्क के पास ही होते हैं ना। तो अभी उनकी जो पॉलिसी मुझे नजर आ रही है जीसी की, वो स्कॉच अर्थ पॉलिसी है कि जिसपे आप अपने वसाइल को खुद ही मिटाने पे तुले हों। चूंकि आप जानते हैं कि अगर ये ब्लॉकेड जारी रहा तो ईरान के वेल्स जो हैं वो उससे ऑयल पंप करना बंद करना पड़ेगा, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाएगी। और अगर आप बंद कर देते हैं वेल्स तो वो पहले की तरह परफॉर्म नहीं करते। उनको ऐसा नहीं है कि आप उसको ऑन ऑफ कर लें, आप उसको एक कैपिलरी मोशन सिस्टम होता है उसमें, अगर ऑयल एक दफा आप बंद कर दें और उसमें पंपिंग उसमें से, तो ऑयल सेटल कर जाता है, पानी आ जाता है, और उसको दोबारा खोलना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जानने के बावजूद भी कि अब दिन बहुत कम रह गए हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल होने वाली है, पर वो कहते हैं 30 जून तक वो स्टोर कर सकते हैं, 30 जून तक उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है। मुमकिन है, लेकिन हम जो दूसरे एस्टिमेट्स हैं वो बता रहे हैं कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं है। देखिए, अभी तो वो लेटर आपको पता है एक लीक हो गया लेटर, जो बड़े क्रेडिबल जो मीडिया हाउसेस हैं उसमें भी क्या है उस लेटर पे मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, पहले जरा ये वेल्स वाली बात मुकम्मल कर लें। आप कहते हैं चंद हफ्तों से मुराद 3 हफ्ते 4 हफ्ते? जी ऐसा ही है, कुछ लोग तो 12-13 दिन बता रहे। जो लेटर है उसमें भी यही बात की गई है ना, कि यही कि जो हमें जो इकोनॉमिक लॉस है इसके शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस भी हैं ब्लॉकेट के, कि पैसे नहीं मिल रहे आपको, 400-500 मिलियन डॉलर का पर डे नुकसान हो रहा है। लेकिन ये उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी ये हैं कि शायद वो उनमें से कई तो दोबारा कभी भी रिस्टोर ना हो सके। तो आप अगर ये यूं ही है, उनको अगर वो अमेरिकन शरायत मान लेते हैं और तो उनके अपने लोग उनको नहीं बख्शेंगे। नहीं, अगर मैं आपकी बात को डीकोड करूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर 1 महीना ब्लॉकेड और जारी रहा तो फिर अमेरिका को ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को आग लगाने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद ड्राई हो जाएंगी और उनसे ऑयल निकलना बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल सब ड्राई हो जाएंगी, कुछ रिस्टोर हो जाएंगी, कुछ जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। वो आप समझें कि एक तो वैसे ही फ्रेजाइल है पुराने वेल्स, कुछ जो है वो कभी भी ऑयल आपको नहीं दे सकेंगे, और कुछ जो रिस्टोर हो भी जाएंगे वो उनकी आउटपुट जो है वो पहले जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है, और उस लेटर में भी इस बात का जिक्र है कि ये एक लेटर किसने लिखा है? वो लेटर यही आपकी जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो प्रेसिडेंट हैं, मुझे इनके लिए नाम हमेशा मेरे प्रोनाउंस करना मुश्किल, पजेश्कियान साहब, अगराची साहब, गालिबॉफ जी, तो वो ये उन्होंने ये साइन किया। 4 लोग हैं उसमें सिग्नेचरीज जो हैं, चौथे भी जो एक जिम्मेदार शख्स हैं,
हाँ, तो उसमें भी यही उन्होंने सिचुएशन एक्सप्लेन की है कि ये मतलब ये डैमेज परमानेंट हो सकता है। हाँ। तो पर अब कुछ लोग कह अब रहे हैं कि वो कैस्पियन सी वाला रूट है ईरान के पास, ईरान कैस्पियन सी से अपनी एक्सपोर्ट जारी रख सकता है, ये ब्लॉकेड इतना इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको टर्मिनल्स चाहिए। कैस्पियन सी के आसपास कौन से ईरान के टर्मिनल्स हैं, कौन सी पाइपलाइंस हैं, कौन सी, चूंकि जो कैस्पियन सी में जो तीन मुल्क लगते हैं, रूस, आजरबाईजान और एक ये तीनों जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये कोई ऑयल के बायर्स नहीं है। तो उसको कैस्पियन सी की जो आपकी कोस्ट लाइन है उसको तो ईरान ने कभी भी टर्मिनल्स के लिए या ऑयल सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कैस्पियन सी का ये मतलब ये बात दुरुस्त नहीं है कि कैस्पियन सी उनके पास आउटलेट है। आउटलेट उनके पास यही है, कारग आइलैंड है, और ये जो आपका नहीं तो फिर अगर अमेरिका एक माह तक ब्लॉकेड नहीं खोलता और दुनिया एक माह तक बर्दाश्त कर लेती है ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर, तो फिर ईरान की ये रजीम तो मतलब काफी डैमेज हो जाएगी। इतनी बमबारी से डैमेज नहीं होगी जितनी ब्लॉकेट से डैमेज हो जाएगी। ऐसा ही है, जो जंग है वो रुकी नहीं है। हाँ। सिर्फ मिसाइल्स नहीं मारे जा रहे, बम नहीं मारे जा रहे, जो उनको इकोनॉमिकली तो ईरान को डैमेज किया जा रहा है। आप जो मिसाइलों से डैमेज कर सकते थे उससे ज्यादा तो आप ब्लॉकेट के जरिए डैमेज कर रहे हैं उसे। एक्चुअली ब्लॉकेट इतनी इतनी सीरियस चीज है, मुजम्मिल साहब, के चर्चिल ने अपनी मेमोरीज में ये लिखा है कि जब इन्होंने जर्मनी में जो जर्मन पोर्ट्स थी उन पे ब्लॉकेट लगाई थी अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलके, तो इनको एग्जैक्टली ये बात पता थी। चर्चिल ने कहा था हमें डे तक का पता था कि किस दिन जर्मनी मजबूर हो जाएगा रशिया पे हमला करने के लिए, क्योंकि कोकेशियन वीट चाहिए होगी, ऑयल, यूक्रेनियन ऑयल चाहिए होगा उनको, उनको 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 आयरन ओर्स चाहिए होंगी। उन्होंने कैलकुलेट करके रखा, ये अब ये दूसरी जंग अजीम की बात हो रही है, उन्होंने कैलकुलेट करके रखा था कि इस वक्त तक ये लोग जो हैं इन रिसोर्सेज से ये रन आउट कर जाएगी जर्मनी, और उनको मजबूरन रशिया पे हमला करना पड़ेगा। तो ये तो कैलकुलेटेड होता है ना, जो ब्लॉकेड लगाने वाला होता है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि इसकी अब आज हम 2026 में, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, तो ब्लॉकेड लगाने वाले को तो एग्जैक्टली पता होता है कि इसके क्या असरात पड़ेंगे दुश्मन मुल्क पे। तो आपको क्या लगता है कि ईरान ये ब्लॉकेट कब तक सह सकता है? देखिए, अब ये जो दौड़ भाग हो रही है, अगराची साहब आए थे यहाँ पे, ये इसीलिए हो रही है ना, नहीं तो इनकी इसकी भी जरूरत नहीं थी। ये इसीलिए हो रही है ना कि किसी तरह बात, एटलीस्ट कुछ लोग तो ईरान में ये चाह रहे हैं कि इज्जत से एक एक ऑनरेबल जो है वो एक डील हो जाए, कोई जिसमें फेस सेविंग मिल जाए, ईरान को भी फेस सेविंग मिल जाए, अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाए। अभी तक वो फॉर्मूला जो है मेरा ख्याल है वो नहीं अभी तक बन पाया कि आखिर। आप कहते हैं ब्लॉकेट लगाने वाले को पता होता है कि ब्लॉकेट, मैंने जिसका ब्लॉकेट लगाया है उसने कब उसके नर्व्स ब्रेक हो जानी है, तो अमेरिकियों को पता है ना डी डे कौन सा है, किस दिन ईरान जो है वो कोलैप्स करेगा इकोनॉमिकली, और किस दिन उसके कौन सा वेल किस दिन बंद हो जाएगा, कौन सा वेल किस दिन बंद हो जाएगा। तो फिर अमेरिकन के पास तो टाइमलाइन मौजूद है ना ईरानियंस के मेल्ट डाउन होने की। ये ऐसा ही है, जो क्लॉक है, लोग अक्सर ये समझ रहे हैं कि जी वॉर को प्रोलॉन्ग करने से नुकसान अमेरिका को होगा। नहीं, जो क्लॉक है वो इट्स टिकिंग फॉर ईरान, नॉट फॉर ट्रम्प, नॉट फॉर अमेरिका। जो वक्त है वो इस वक्त इट्स नॉट ऑन ईरान साइड। तो फिर ईरान के लोग जब अमेरिकन आने को तैयार थे सेकंड राउंड के लिए, तो फिर ईरानियंस क्यों नहीं आए? वही वजह, जो आईआरजीसी है, जो हार्ड लाइनर्स हैं। अब ये लेटर भी एक हार्ड लाइनर ने ही, कानी मेरा ख्याल नाम है उसका, उसी ने एक्सपोज किया है ना, जिसमें इन्होंने रियलिस्टिक सिचुएशन बताई थी। सुप्रीम लीडर के नाम ये लेटर था, और तो उसमें इन्होंने ये सिचुएशन बताई थी कि भाई ये ग्रेव इसके हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक हार्ड लाइनर ने, अब आप उनको बिल्कुल बेबस देखें। अभी तक हमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, प्रेसिडेंट जो हैं वो गल्फ स्टेट से माजरत करते हैं, पजिस्कियान वो माजरत करते हैं,
गल्फ स्टेट से, और उसी रियल टाइम में जो है गल्फ स्टेट्स पे हमले भी जारी रहते हैं। एफएम जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वो कहते हैं कि अब ये खुला रहेगा हार्मूज। तो एक वो आ जाती है, ट्वीट आ जाती है जीसी की तरफ से कि किसी इडियट के कहने पे हार्मूज नहीं खुलेगा। ठीक है, ये आईआरजीसी का प्रेरोगेटिव है। ये लेटर वो लिखते हैं, वो लीक हो जाता है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो ये जो पॉलिटिकल उनकी वो है, जो उनकी पॉलिटिकल क़यादत है, सियासी क़यादत, वो बिल्कुल पावरलेस सी है। यानी अब ऐसे में वो कितनी भी दिल से चाहते हो कि उनको पता है नुकसान किसका होगा बिलाखिर, तो अगर वो कितना भी दिल से चाहते हो वो कुछ कर नहीं पा रहे। उनकी 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 जो है वो पेश नहीं पर पेश नहीं चल रही उनकी। आईआरजीसी को ये नहीं पता कि इसके बाद आईआरजीसी के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वो उसके लिए वैसे भी मुश्किल होगा ना, अगर आप अमेरिका की शराइत मान लेंगे तो वैसे भी सरवाइव करना मुश्किल होगा उसके लिए। तो यकीनन उसमें आईआरजीसी, आईआरजीसी के खिलाफ क्या है? एक यूरेनियम ही देना है ना, और क्या खिलाफ है? वो आईआरजीसी तो सरवाइव भाई करेगी। आपका जो 47 ईयर्स का नरेटिव है वो डिफीट हो जाता है जब आपने एक नरेटिव पे कौम को चलाया हो। मकसद प्रॉस्पेरिटी ना हो, मुल्क की डेवलपमेंट ना हो, टोटल आपका जिंगोइस्टिक आपका रेट्रिक हो, और उस पे आप 47 ईयर्स चलाते रहे हो एक मुल्क को, और वही डिफीट हो जाए तो रहता क्या है आपके फिर अपने वजूद का क्या जवाब रहता है कि आपने ये दिन दिखाने के लिए ये सब कुछ किया था। आपको कितने % चांस लगता है कि ये जो तेहरान से मुशावरत करके टीम वापस आई है और ये इस्लामाबाद आए हैं, ये यस के साथ आए हैं अमेरिकन के लिए या नो के साथ आए हैं? योर गैस। देखिए, गैस यही है कि यस तो पहले दिन से ही है। ये तो आप समझें कि अगर यस ना होता तो निगोशिएशन टेबल्स पे बैठता भी कोई नहीं। यस तो पहले दिन से ही है। अभी तक ये उस फॉर्मूला तक नहीं पहुंच पा रहे कि जिसमें एक ऑनरेबल किस्म की डील हो जाए, एक ऑनरेबल किस्म की ट्रीटी हो जाए जिसमें फेस सेविंग मिल जाए। अब मसला ये है कि ये लोग भी भड़कों में बहुत आगे हैं जो ईरानी हैं। ट्रम्प भी दूसरी तरफ बहुत बड़ा ढींग मार है। अब दोनों को फेस सेविंग मिल नहीं सकती। किसी एक को तो ऑप्टिक्स तो ऐसे लगने चाहिए ना ट्रम्प को अपने मुल्क में ये ऑप्टिक्स दिखाने कि हम वॉर जीते हैं, ईरान को अपने मुल्क में ये अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? यकीनन ब्रेन्स काम कर रहे हैं इस पे, कोई मिडिल वे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो मिडिल वे मिल जाएगा उस दिन पीस टॉक्स कामयाब हो जाएंगी। नहीं, अब देखें ना जी, ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने कहा, अभी बयान दिया है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि रहबर आला का ये पैगाम आ गया है कि आबनाए हुर्मस अब पहले की तरह खोला नहीं जा सकता, इसकी पहले वाली हालत बरकरार नहीं रहेगी। ये इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम आबनाए हुर्मस फॉर द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि वो तो आबनाए हुर्मस को अभी बंद रखने में इंटरेस्टेड। देखिए, ये तो वॉर ऑफ नरेटिव्स है ना, ये तो वॉर ऑफ नर्व्स है। आप इसी तरह कर रहे होते हैं ना। आप दोनों साइड्स अपने 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 नर्व्स दिखा रही होती है, होल्ड कर रही होती है, फिर आपको अपनी आवाम को भी आपने वो रखना होता है, मोटिवेटेड रखना होता है। तो ये बात देखिए, वो हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। अब ये जो बयानात दिए जाते हैं पब्लिकली, रियलिटी उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। जो चीजें बैक एंड पे चल रही होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। तो ऐसा तो नहीं है, आई मीन कोई पागल भी जान सकता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा इस लड़ाई का। अगर ये लड़ाई चलती है, ब्लॉकेट चलती है, या जो है वो दोबारा लड़ाई बकायदा शुरू हो जाती है, तो उसका बिलाखिर अंजाम क्या होगा ये तो सबको पता है। ये एक ठीक है, आपको अपने नर्व्स दिखाने होते हैं, या कम से कम एक आपको एक ऑस्टेंसिबली आपको एक अपने आप को वो रखना होता है कि आप अपने लोगों का मोरल डाउन नहीं कर सकते। ये इन बयानात में कुछ नहीं रखा, आप इन पे ना जाए। जनरल वहीदी टेक ओवर कर सकते हैं पजिशकियान को माजूल करके? वो वो कर ली है उन्होंने कर ली है। अमलन वही है, डिफैक्टो वही है इस वक्त जो नहीं, ईरान को कंट्रोल कर रहे हैं। इक्तदार संभाल नहीं लेंगे वो?
इसकी क्या जरूरत है? इस वक्त उनको जरूर दिखानी है डिवाइड, एज लॉन्ग एज ये जो उनकी पॉलिटिकल क़यादत है वो उनके कहने पे चलती है। अगर वो बिल्कुल ही जो है उनको डिफाई करती है उनके कहने पर, तो फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक चल रही है, जब तक अभी आप देखें ना, जब ये बात हो रही थी कि जो उनका डेलीगेशन है उसमें उसमें उनको स्पीकर को शामिल नहीं किया था, गोलिबॉफ को शामिल नहीं किया गया था। कोई तो बात होगी ना, मे बी उनको ज्यादा ट्रस्ट डेफिशिएट उनके साथ ज्यादा आ गया हो आईआरजीसी को। तो मतलब ये कि जब तक उनका कंट्रोल है, जब तक मान जाती है पॉलिटिकल, क्या चाह रहा है पॉलिटिकल जो उनकी है लीडरशिप, उसका चारा भी क्या है आप मुझे बताइए। बंदूक के सामने किसी की क्या चलती है? नहीं, अगर वो एग्रीमेंट कर लें तो आईआरजीसी उस एग्रीमेंट को नहीं मानेगी आपके ख्याल में? नहीं, अगर वो अपनी मर्जी से कर ले, अगर उनकी कॉन्फ्रेंस से करते हैं तो जाहिर है फिर तो मानेगी। नहीं, अगर अब अगर अपनी मर्जी से कर लें, एक एग्रीमेंट साइन कर लें डोनाल्ड ट्रंप के साथ। की कोई हैसियत नहीं होगी। देखिए, ये तो उस जो एग्रीमेंट, जो डील साइन हुई थी ओबामा की ईरान के साथ, ट्रंप ने उसको रिपील कर दिया। मतलब अमेरिका जैसे मुल्क ने उसको उसको आगे ट्रंप ने रिपील कर दिया। तो कोई भी एग्रीमेंट हो उसको रिपील करने में कितनी देर लगेगी? मैं यही कह रहा हूं ना कि एक्चुअली बड़े बड़े ये फ्रेजाइल ग्राउंड्स पे सारी ये चीजें हो रही हैं, जो मसालियत की कोशिश हो रही है। क्योंकि क्रेडिबिलिटी भी क्या है, जो अगर कोई पीस टॉक नतीजा खेज साबित भी होती है और कोई एग्रीमेंट पे पहुंच भी जाते हैं, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, क्या ड्यूरेबिलिटी है उसकी? अच्छा, नहीं, अब लोग कहते हैं ट्रंप की जरूरत है मुआहदा, ईरान की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान मीडिया तो खुशफहम मीडिया ही कह रहा है ना। आई मीन, अगर जरूरत नहीं है तो फिर उनको ना पहले राउंड में आने चाहिए थी ना दूसरे राउंड में आना चाहिए था। नहीं, पर अमेरिका बुलाता है तो वो बातचीत से इनकार नहीं करते, लेकिन वो बात मानते भी तो नहीं है ना अमेरिका की। ये वो क्या कितनी कहते हैं, एक कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान अडयाला में, और एक डट के खड़ा है ईरान अमेरिका के सामने। जिस तरह कप्तान डट के खड़ा है उसी तरह ईरान डट के खड़ा है। मतलब कप्तान जो है वो दीवारों से बातें करते हैं कि भाई मुझसे आकर बात करें आप डायरेक्टली। तो वही है, वही सिचुएशन है। मतलब देखिए, प्राइमरली दोनों साइड्स चाहती हैं कि किसी तरह जो है ना वो कोई कोई एमिकेबल सोल्यूशन तक चले जाएं। इसमें तो ख्वाहिश तो कोई बेवकूफ़ी होगा जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी दोनों साइड्स की। लेकिन यही सबसे बड़ा मसला है कि अपने अवाम को क्या क्या मुंह दिखाएंगे वो। ये सबसे बड़ा मसला है ना। और ईरान की जो रजीम है, जो कि आईआरजीसी है या क्लैरिक रजीम है, उसके लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ना ये। उसके लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर अगर ये उनका ये ऐसा तासुर दें कि आपने जो मुल्की वकार जिसकी आपने 47 ईयर्स आपने उसको एम्पलीफाई किया है, आप वो बेच आए हैं अपना, तो उनका क्या वजूद का क्या जवाब रह जाता है ईरान में? नहीं, तो फिर आपको जंग दोबारा शुरू होती नजर आती है, या आपको जंग जो है वो सीज फायर चलता नजर आता है और सिर्फ ब्लॉकेड ही चल रहेगा? देखिए, अभी तो ब्लॉकेट से ही वो कहते हैं ना, अगर आप किसी को बात से मार सके तो फिर हाथ से क्या मारना। ये आई मीन मैंने एक मिलती, अगर अगर ब्लॉकेट ही से ईरान बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है तो लड़ाई, जाहिर सी बात है, अच्छा नाम तो अमेरिका को भी नहीं मिलेगा ना लड़ाई लड़ाई करके या खून खराबा करके। तो फिर कॉस्ट भी होती है वॉर की, जाहिर सी बात है। तो ख्वाही अगर उनको इसी से ब्लॉकेट से इतना डैमेज हो जाता है कि, तो वॉर की जरूरत फौरी तौर पे तो नहीं है, लेकिन हॉस्टिलिटी किसी की तरफ से भी हो सकती है। जरूरी तो नहीं है कि अमेरिका की तरफ से हो। पर अगर आप तो ईरान की तरफ से हॉस्टिल, देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मस से 100 मुल्क इफेक्ट हैं, एशिया और यूरोप पूरा, फ्रॉम जापान टू बांग्लादेश टू चाइना। तो
ये सारे मुल्क ईरान के साथ आके नहीं खड़े हो जाएंगे कि अमेरिका को कहेंगे ब्लॉकेड हटाओ और ये हॉर्मुज खोलते हैं, या आपका ख्याल है दुनिया कहीं भी इंटरवीन नहीं करेगी? नहीं नहीं, वो इंटरवीन अभी तो इटली ने तो कहा है कि जी हम अपने शिप भेजते हैं हार्मूज को खुलवाने के लिए। वही जो ट्रंप ने उनसे कहा था, तो उस वक्त तो उन्होंने इनकार कर दिया था, यूरोप के बेशतर मुल्कों ने। हम्म। देखिए, बात यह है कि डेफिनेटली मुतासिर हैं, लेकिन फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी ढूंढ लिए जाते हैं ना। मुझे हैरत नहीं होगी, अब अमेरिकन जो हेमिस्फेरिक ऑयल है, उन बहुत बड़े उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। रूस का तेल बहुत ज्यादा, चीन को जो है वो ईरान के का अल्टरनेटिव ऑफर कर दिया है इन्होंने, रूस ने। और वो ऑयल के बड़े मुआहदे चीन के साथ कर रहा है। उसकी बनाई है इस वक्त रूस की, उस पर सैंक्शंस हटी हुई हैं। चीन का मेजर सप्लायर रूस बनता जा रहा है। इवन अटलांटिक से उनको अमेरिका काफी क्लोज पड़ता है। अमेरिका ने, ट्रंप ने ऑफर किया चाइना को कि आप यहां से तेल ले लें, और वो वेनेजुएला वाला जो चैनल है, जो वेनेजुएला का ऑयल है, वो आपको मिल जाएगा, पनामा से आपको मिल जाएगा, वाया पनामा। अब तो अल्टरनेटिव्स तो फिर तलाश कर लिए जाते हैं ना। अब कुछ ना कुछ सऊदीया बाहर भेज रहा है, अपने ईस्टर्न कोस्ट से भेज रहा है ऑयल बाहर। तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि शायद जो टोटल ऑयल की, जो वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट है, वो 13% पूरी कर रहा था हार्मोस। ये जो आपकी जो ये गल्फ कंट्रीज हैं सारे, और ईरान ऑफ कोर्स चाइना को भेज रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उसके मुतबादिल नहीं मौजूद या नहीं मिल सकते। मतलब अभी अच्छा, एक इतनी बात बताएं, सिचुएशन। ईरान ब्लॉकेट से ईरान के कुएं तो सूख जाएंगे, ये बात समझ आती है। तो कतर, कुवैत, बहरीन के कुएं भी तो सूख जाएंगे, सऊदी अरब के कुएं भी तो सूख जाएंगे। अकेले ईरान के सूखेंगे, बाकियों के चलते रहेंगे? सऊदी अरेबिया के पास तो आउटलेट है ना, जो उनके पास जुबेल से यम्बो तक की जो लाइन है, जो जो ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट जो है, उनकी उनकी पाइपलाइन है, उनके पास आउटलेट है। ओमान के पास है। कतर को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कतर की जो एक्सपोर्ट है वो गैस है। गैस में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आप वेल बंद कर दें तो फिर दोबारा खोल नहीं सकते। ये प्रॉब्लम ऑयल में होती है, क्रूड ऑयल में होती है। और बहरीन? तो कतर पे तो कोई फर्क, कतर पे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। यूएई, उसका नहीं। बहरीन, कुवैत? यूएई के पास भी फजीरा का है रास्ता, जो उधर एक ऑयल टर्मिनल है उनका, जो हरमुज से बाहर है। एक जंग के दौरान तो फजीरा पे भी कोई मिसाइल दागे गए थे, जो लगा नहीं था कोई उनके टर्मिनल पे, लेकिन उसकी डिब्रीज से, चूंकि जब उसको इंटरसेप्ट किया गया तो उसकी डिब्रीज से टर्मिनल डैमेज हुआ था, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। फजीरा पोर्ट है यूएई के पास, जो हरमुज से बाहर है। अच्छा, तो इसका मतलब है आपका ख्याल है जीसीसी सरवाइव कर लेगा? ईरान का मसला है। जीसीसी सरवाइव कर लेगा। जीसीसी जो है ना, सम हाउ सरवाइव कर लेगा। बल्कि इस तरह की खबरें भी थी। देखिए, बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन इस तरह की खबरें भी थी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो खुद नहीं चाहते कि अमेरिका जो है वो वॉर से प्रीमेच्योरली पुल आउट करे, बल्कि वो अमेरिका को कन्विंस कर रहे थे कि आप इस मामले को खत्म करके जाएं, इस जॉब, फिनिश द जॉब, फिर ऐसे ना फिर जाए। फिर फिर नैयर खान तो ये बता रहा है कि अगले 1 डेढ़ माह पेट्रोल $100 से ऊपर ही रहेगा। तो जी हाँ, लेकिन $200 तक नहीं पहुंचेगा। 100 से तो ऊपर ही उसके रहेगा। उसके हो सकता है ऊपर रहे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अब उसके अल्टरनेटिव्स भी तलाश कर लिए जा रहे हैं ना। ये तो नए पाकिस्तान के लिए क्या अल्टरनेटिव है? हमारे लिए तो कोई अल्टरनेटिव नहीं, नहीं है। हम नहीं सर, हमारे पास अव्वल तो सऊदी अरेबिया ने एश्योरेंस दी है। हमारी सऊदी अरेबिया से टाइज बहुत अच्छी है, और इस वक्त जो है सऊदी अरेबिया ने एश्योरेंस दी है, वो चाहे रेड सी से ऑयल मिलता रहे, पाकिस्तान को ऑयल मिल रहा है माशाल्लाह। और आपको याद होगा, इस जंग से काफी पहले की बात है, पाकिस्तान ने एक ऑयल टैंकर अमेरिका से भी मंगवाया था, आपको याद होगा। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ कोर्स सो नहीं रही। वो उसने
चाहे वो खबरों में आए या ना आए, उसने यकीनन उसके अल्टरनेटिव्स रखे होंगे, तलाश किए हुए होंगे। तो यूरोप का क्या ऐसा नहीं बनेगा? हो। वंस अगेन यूरोप रशियन ऑयल ले सकता है, अमेरिकन ऑयल ले सकता है। अब जो मैं सुन रहा था, मतलब वो तो ये था कि हजारों की तादाद में टैंकर्स जो हैं वो अमेरिकन पोर्ट्स का रुख कर रहे हैं। आपको इस किस्म की खबरें आ रही होंगी, आप चेक कर सकते हैं मीडिया में कि जो है बहुत बहुत ज्यादा एक ट्रैफिक है टैंकर्स का इस वक्त अमेरिका की तरफ। तो रूस बहुत बड़ा सप्लायर है तेल का। तो ठीक है, तो आई मीन फर्क तो पड़ेगा इससे हम उससे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दुनिया तेल के बगैर मर जाएगी। ऐसा इस किस्म की सिचुएशन नहीं होगी। और ईरान का तेल, ईरान जो है उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगी, उसके तेल के कुएं जो हैं वो सूख जाएंगे। जी हाँ, इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये हो सकती है। अभी फौरन मुश्किल ये कि कैश फ्लोज उनके रुक गए। और कितनी देर वो बगैर कैश फ्लो उसके सरवाइव कर लेंगे? देखिए, अभी जो मालूम चल रहा है मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट से, जो चल्लू कबाब की प्लेट है वो कोई 12-13 लाख रियाल पे पहुंची हुई है। और ठीक है। चावल और एक मुर्गी का टुकड़ा जो है वो भी कोई 15-16 लाख रियाल का मिल रहा है। हम्म। तो आई मीन ये सिचुएशन, अब देखिए वहां पे आयरन कर्टन है, वहां पे मीडिया को एक्सेस नहीं है। एक दो मीडिया हाउसेस को इजाजत है, वो भी लिमिटेड उनकी है, जो उनकी पहुंच है। तो जो हालात हैं वो, और यही जो लेटर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो लीक लेटर है, उसमें इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है कि भाई हालत बुरी है, बुरे हालात हैं इस वक्त। जी इस वक्त जो है ना, एक अकड़ थू पे चल रही है बात। और अकड़ दूसरा, अकड़ जैसे कि किसी भी मैंने, लम्हे टूट भी सकती है ना, फिर अकड़ जाली है। नहीं लेकिन फिर वही वंस अगेन जो सबसे बड़ा मसला आ जाता है कि जो सबसे बड़ी ताकत है ईरान में, जो आईआरजीसी है, उसको फिर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि अगर अगर कोई ऐसा कहीं ये तासुर मिला कि उन्होंने दबकर, ये ईरान ने दबकर ये किया है, मुआहिदा किया है, तो फिर जो रजीम के हामी लोग हैं वो फिर उनको नहीं छोड़ेंगे, तो वो तो लिंच करके मार देंगे उनको। तो ये भी जो है ना, ये एक सीरियस डायलेमा है। बहुत शुक्रिया नईर खान साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।